नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल अड्डा पर। इस चैनल पे हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशन के रिलेटेड न्यू वीडियोस। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये होने वाला है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई पर्टिकुलर टॉपिक बिजनेस का आप समझना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है कि हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन किन किन चीजों के बेसिस पे मैनेजमेंट करनी है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव हो पाए। तो बहुत सारे रिसर्चर्स थे जिन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, रिसर्च किए, अपनी डिफरेंट धारणाएं दी इसके बारे में कि हाँ जी, ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। बट जिसको लोगों ने सबसे ज्यादा महत्वता दी वो थे हमारे हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल बहुत ही फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे, फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने कुल 14 प्रिंसिपल्स लिखे थे मैनेजमेंट के कि इन तरीकों से अगर हम ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे, इनके बेसिस पे काम करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि इन्होंने बताया काम की डिवीजन कैसे किन बेसिस पे की जाए कि हमारा जो काम है वो अच्छे से हो, हमारे वर्कर्स भी सेटिस्फाइड हो और हमारे टॉप अथॉरिटी से सेटिस्फाइड हो। कमांड कौन देगा, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, लेबर को पेमेंट किस बेसिस पे करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल बेसिस पे काम करना है या फिर टीम स्पिरिट में काम करना है। तो ऐसे ही कुछ बातें उन्होंने अपने इन 14 प्रिंसिपल्स में बताई थी। और ये सब उन्होंने कहाँ पे बताया था, अपनी एक उन्होंने बुक लिखी थी जिनका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इस बुक में उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स जो थे लिखे थे और उन्होंने इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया था कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और एलिमेंट क्या है। प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप बताते हैं कि हम क्या करेंगे और उसका हम जो भी कर रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, ये उन्होंने बताया था। और सेकेंड इज एलिमेंट, उन्होंने फंक्शंस के बारे में पॉइंट किया था कि हाँ जी, क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए विद इन द मैनेजमेंट ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बूस्ट अप कर सके। ये सब बताते हुए उन्होंने 2 मेन चीजें अपने दिमाग में रखी थी। फर्स्टली क्या थी, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है शुड नॉट बी लॉन्ग, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए। ऐसे तो लोग बोर हो जाएंगे, कोई पढ़ेगा ही नहीं, करेंगे छोड़ो यार वैसे कुछ कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इस अकॉर्डिंगली बने होने चाहिए कि और ऐसे प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट किया जाए जो हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी जगह पे ये जो प्रिंसिपल हैं इम्प्लीमेंट होने चाहिए। सेकेंडली, नॉट रिजिड मीन्स जो चीज परमानेंट ना हो, फ्लेक्सिबल हो, मीन्स हम इनको टाइम नीड के हिसाब से जब चाहे जैसे चाहे बदल सकते हैं। ये था हेनरी फ्योल के बारे में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक इंट्रो। अभी हम स्टार्ट करते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ये क्या 14 प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट में और क्या बताया था हेनरी फ्योल ने इसके बारे में कि क्या ये प्रिंसिपल है क्या और उसके क्या फायदे होने वाले हैं और क्या नुकसान होने वाले हैं।
गाइस शुरू करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला प्रिंसिपल जो है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। वर्क क्या होता है? काम को कैसे डिवाइड करना है ये बताया गया है इस प्रिंसिपल में। हेनरी फ्यूल कहता है कि काम को ऐसे डिवाइड करो भी किसी के ऊपर वर्क बर्डन ना पड़े और हर एम्प्लॉय जो है, हर वर्कर जो है वो अपना काम अच्छे से कर पाए। और जब कोई भी चीज है, हम कहते हैं कि कोई भी चीज को अगर हम रेपिटेशन पे करते हैं तो बंदा उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है। अकॉर्डिंगली वो कहता है कि जैसा जिसको काम आता है अकॉर्डिंगली उसको काम दो और उसका रोज वही काम दो। ये नहीं आज तू ये कर कल को तू वो कर, नो, ताकि स्पेशलाइजेशन जो है वो आए और ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से ग्रो कर पाए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को पावर देना और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है लायबल टू वर्क, उन्होंने काम करना है। देखो ये तो है नहीं कि किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कोई काम करने की और अथॉरिटी ना दे। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर को बोला जाए कि तुम ये सारा काम लेबर से करवाओगे, पर टॉप अथॉरिटी जो है उसे कुछ पावर नहीं दे रही है कि हाँ जी तुम अगर सामान की शॉर्टेज हुई तो तुम खुद से ऑर्डर कर देना, ठीक है। अगर कोई वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया तो तुम उसे खुद ब खुद सॉल्व कर देना, ऐसी कुछ उसको अथॉरिटी नहीं दी जा रही है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कैसे फुलफिल कर पाएगा? ये बहुत ही बड़ा लैप्स आ जाता है। तो उसने बोला है कि जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो या तो फुली देनी चाहिए या फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जो है वो सारी की सारी जो है देनी चाहिए। जिस भी पर्सन को हम काम दे रहे हैं उसको सारी की सारी अथॉरिटी दी जाए, या फिर अप टू सम एक्सटेंट कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको अच्छे से निभा पाए। उसके बाद आ जाता है थर्ड पॉइंट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का हमें सबको पता है, अनुशासन, कि जो हर ऑर्गेनाइजेशन का हर एक एम्प्लॉय है वो अपने सुपीरियर की बात अच्छे से सुने, एक दूसरों के साथ वो लोग अच्छे से रहें, कोऑर्डिनेट बना के रखें। ये नहीं है कि सुपीरियर कुछ कमांड दे रहा है और सबऑर्डिनेट बोल रहा है नहीं मैं तो नहीं करूंगा, ऐसे थोड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी, ऐसे तो उनका काम ही नहीं हो पाएगा, उनका गोल ही नहीं अचीव हो पाएगा। सो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं, वेदर दे आर टॉप अथॉरिटी मेंबर्स, वेदर दे आर मिडिल लेवल मेंबर्स, वेदर दे आर लोअर लेवल मेंबर्स, सभी को अनुशासन में रहना होता है। ये हेनरी फ्यूल कहता है कि बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिटी ऑफ कमांड, कि कमांड कौन देगा किसको, ये बहुत जरूरी है। ये कमांड कौन देगा किसको वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक बंदा है जी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ पर्सन ए, वो कमांड दे रहा है बी को, सी को एंड डी, तीनों को। इट्स ओके, ये बात सही है, बट वी आर हैविंग 3 persons A, B, C. Here we are having S1, S2, S3. ये A जो है वो इसे भी कमांड दे रहा है, जो C है वो भी इसे कमांड दे रहा है, A इसको कमांड दे जा रहा है, B भी दे जा रहा है, B और C इसको, मतलब एक बंदा एक टाइम पे एक ही पर्सन को कमांड दे सकता है। इससे क्या होता है कि वर्क बर्डन जो है वो कम हो जाता है और जो पर्सन है वो उसके पास प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाती है कि हाँ जी वैसे तो बंदा कामला ही हुआ फिरेगा, ये बोलेगा तुमने मेरा काम नहीं किया, वो बोलेगा तुमने मेरा काम नहीं किया। तो कमांड जो है एट ए टाइम हम एक ही बंदे, 2 कश्तियों में तो कोई सवार होकर पार जा नहीं सकता, तो एक बंदा एक टाइम पे एक ही पर बंदे को रिस्पॉन्ड करेगा, उसी का ही काम करेगा। तभी हेनरी फ्यूल कहता है कि जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाएगी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आ जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
डायरेक्शन का मतलब पता है हमें कि दिशा, कौन सी दिशा में जाना है। यहाँ पे जाना नहीं है कहीं पे, मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पाथ फॉलो करना है ताकि हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। ठीक है, वो हेनरी फुल कहता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्कर्स हैं उनको पाथ समझाया जाना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो सभी उसी पे ही काम करेंगे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है तो सारे एम्प्लॉयज उसी चीज की तरफ ध्यान देंगे। एट ए टाइम एक ही प्लान होना चाहिए और सभी उसी ही प्लान पे काम करेंगे। ये नहीं हो कि कोई कुछ बोले और कोई कुछ बोले, ऐसे तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद आ गया सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट होते हैं जो हमारे वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स कह लो या एम्प्लॉयज कह लो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं वर्कर्स को वो भूल के ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल इंटरेस्ट है, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है कि उनको खुद का, ये देखो भी किसी एम्प्लॉय का, ये देखो हर किसी को होता है कि हाँ मैं पैसे कमाऊं, मैं अच्छे से अपना घर बार चलाऊं, ठीक है, तो उसके लिए तो क्वालिटी नहीं चलेगी। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का मोटिव है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बट जो वर्कर हैं वो उन्होंने अपना टारगेट रखा है कि हमें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है, क्वालिटी जाए भाड़ में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस करनी है। मींस उनका जो प्रॉफिट है वो क्या होए, मैक्स हो पाए। ठीक है, तो ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपना इंटरेस्ट जो है वो जनरल इंटरेस्ट में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप अथॉरिटी मेंबर्स होते हैं वो कुछ भी ऐसे नहीं बोलते, प्रॉपर प्लानिंग करके ही वो बोलते हैं कि हाँ जी हमें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही भेजने हैं। और अगर वर्कर कहेगा नहीं जी हम गंदे गंदे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मतलब कुछ भी उनमें अडल्ट्रेशन वगैरह कर दी, तो ऐसे क्या होगा कि उनका जो प्रॉफिट है वो मैक्स होगा, तो तभी हमें फायदा होगा। बट नहीं, हमें कंपनी के इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है उनको चेंज करना चाहिए। किसमें चेंज करना चाहिए, जनरल इंटरेस्ट में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। तो रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी होगी, वेजेस होगी, ठीक है, वर्कर को उनके काम के पैसे देना। हेनरी फ्यूल कहता है कि कोई भी वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो एटलीस्ट कंपनी उसकी इतनी सैलरी जो है वो सेटल डाउन करे कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा हो पाए। देखो हम सबको पता है, हम सब लोग काम किस लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए। मनी इज द नीड ऑफ आवर। अगर उनका अच्छे से अच्छा वेज प्लान नहीं होगा तो कोई भी काम करके कुछ नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर हमें अच्छे पैसे मिलते हैं तो हम काम भी उतने अच्छे तरीके से ही करते हैं। तो ये था 7th पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। So guys, our next point is centralization and decentralization. जो सेंट्रलाइजेशन होता है उसमें आ जाती है टॉप अथॉरिटी, जैसे सीईओ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के ओनर्स हो गए, ओके। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें आ जाते हैं सबऑर्डिनेट्स। तो हेनरी फ्यूल क्या कहता है कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ताकि अच्छे से मैनेजमेंट हो पाए। मतलब क्या है इसका, कि जो काम टॉप अथॉरिटी करेगी वो टॉप अथॉरिटी ही करेगी। जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, किसको हायर करना है, मैनेजर कौन होगा, क्या कितनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है हमें, ओके, सच काइंड ऑफ वर्क वो टॉप अथॉरिटी ही करेगी। और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है
कि जो काम सबॉर्डिनेट लेवल के लोग कर सकते हैं वो लोग वही काम करेंगे। ये नहीं है कि सबॉर्डिनेट लेवल के लोग जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कुछ सोचे। नो, वो इतना सोचेंगे कि हाँ जी स्टॉक खत्म हो गया, स्टॉक मंगवाना है, एम्प्लॉयज कम हो गए, नए एम्प्लॉयज को हायर करना है, तो जिसका जो काम है वो वही करेगा। इस प्रिंसिपल में ये बताया गया। उसके बाद आता है स्केलर चेन, यानी कि एक एम्प्लॉय को रिस्पॉन्ड करने के लिए दूसरे एक बंदे को रिस्पॉन्ड करने के लिए दूसरे बंदे के पास एक चेन के थ्रू जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग दिस डायग्राम हियर, ओके, A B C D E F G H। तो अभी सपोज जो C है उसको काम है G से, तो हेनरी फुल कहता है कि ये जो काम है ये एक चेन में ही होना चाहिए, ठीक है, तो तभी बात बनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो C है पहले उसको B से बात करनी पड़ेगी, B को A से, A को E से और E F से, फिर वो बात G तक आएगी, ठीक है। ऐसे कहता है वो चेन के थ्रू जो काम करना है। तो ये तो हो गया बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर मैनेजमेंट का। इससे क्या होता है कि जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हाइड नहीं रहती, सभी को पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है। और बट अगर कोई काम डायरेक्ट करना हो तो उसके लिए गैंग प्लैंक नाम की चीज बनाई गई है। ये हेनरी फुल ने कहा था कि अगर इसको इससे बात करनी है तो ये डायरेक्ट करे। ये दो बातें इसमें कही थी। एक तरीका है थ्रू दूसरों बंदों के साथ से करे या फिर खुद उससे जाके बात करे। दोनों ही मेथड जो है वो काफी, उसने बोला था कि इफेक्टिव हैं, दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर, मटेरियल एंड सोशल। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखे। मटेरियल तो आ गया फिजिकल चीजों के लिए, जो फिजिकल थिंग्स होती हैं। सोशल आ गया ह्यूमन बींग्स के लिए, कि जो भी जहाँ पे जिस चीज की सही जगह है उसको वहीं पे रखा जाए और जो इंसान की सही जगह है उसको वहां पे रखा जाए। कहने का मतलब ये कि अगर कोई बंदा उसको अच्छे से कटिंग का काम करना आता है तो उसको कटिंग डिपार्टमेंट में ही रखा जाएगा। ये नहीं उसको किसी और डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट करने भेज दिया या उसको सफाई करने भेज दिया। जिसको जो काम आता है उसको अच्छे से वहीं रखो। और जो मटेरियल है, इंडस्ट्री में जो चीजें होती हैं, हाँ जी, जहां पर कोई चीज पैकिंग होनी है, पैकिंग का सामान उसी एरिया में आएगा। जहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रॉ मटेरियल उसी जगह पे आएगा। उसने ये बात बोली है कि चीजें प्रॉपर ऑर्डर एट देयर प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि टाइम वेस्टेज नहीं होती है, कोई ऐसे चीजें भी गुम नहीं होती हैं, कह सकते हैं हम, क्योंकि छोटी मोटी चीजें बहुत होती हैं जिनकी जरूरत होती है, सही टाइम पे तो मिलता नहीं है। घर पे ही एग्जांपल ले लो, जरूरत पड़े तो नील कटर भी नहीं मिलता है। तो अकॉर्डिंगली उसने कहा कि अगर उसको सही जगह पे रखेंगे ना तो वो मिल जाएगा। ऐसे बात उसने कही है। इक्विटी का मतलब यहाँ पे आता है इक्वलिटी, यानी कि जो सारे एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को सर चढ़ाया हुआ है, किसी को पैर की जूती बनाया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करें, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, तभी सभी खुश हो पाएंगे। सभी खुश हो गए, सभी अच्छे से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगे। Our next point is stability of personnel, कि कोई भी जो काम है वो स्टेबल होना चाहिए। एम्प्लॉयज जो हैं उनको एक कह सकते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन उनकी चीज देनी चाहिए कि हाँ जी आप इतने टाइम पीरियड के लिए आपके पास ये जॉब पक्की है, आप बेफिक्र हो जाओ। तभी तो एम्प्लॉयज, अगर किसी को टेंशन लगे रहे, हाय हम अभी काम से निकल जाएंगे, अब नहीं तो कल निकल जाएंगे, ध्यान टेंशन में ही चला जाएगा, काम की तरफ कोई अच्छे से ध्यान ही नहीं दे पाएगा। तो हेनरी फ्यूल कहता है कि एम्प्लॉयज को विद इन द जॉब स्टेबिलिटी देनी बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से काम कर पाए।
उसके बाद है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव जो हम सभी में बहुत इसकी लैकिंग होती है, तो आप लोगों में तो होगी। जब हम पढ़ा करते थे तब तो नहीं, टीचर ने कुछ पूछा मुंह नीचे, ये नहीं हाँ जी हम आंसर देंगे, ऐसा तो भाग 100 में एक बार कभी हुआ होगा। इनिशिएटिव होता है खुद आन के बोलना कि हाँ जी ये काम मैं करूंगा। एम्प्लॉयज को भी इनिशिएटिव देना ऑर्गेनाइजेशन में हेनरी फुल ने कहा है कि बहुत जरूरी है, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने बल पर भी कुछ कर पाए। कोई एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दिमाग होता है उनके पास, पर बेचारों को कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या फायदा। हेनरी कहता है कि सबको भैया इनिशिएटिव लेने का मौका दो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमें को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी भी डेवलपमेंट होगी। सो गाइस, हमारा लास्ट पॉइंट है स्पिरिट बी कॉप्स। इसका मीनिंग होता है टीम स्पिरिट, टीम में काम करना। इसकी बेस्ट अगर एग्जांपल है मैचेस, whether it is a फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच। अगर हम कोई भी काम, एक ऑर्गेनाइजेशन एक बंदा तो रन करता नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को मिलाकर ही एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है, रन करती है। एक बंदा काम नहीं करता। सो हमें सबको साथ लेकर चलना होता है, हमें टीम स्पिरिट की तरफ से काम करना की तरह काम करना चाहिए। इसमें हेनरी ये कहता है कि अगर हम एम्प्लॉयर्स को ये कहेंगे भी मेरा गोल है मुझे एक दिन में 1 लाख रुपया कमाना है, तो उसके लिए तुम ये प्रोडक्शन करो, एम्प्लॉयर कहेंगे यार कितना मतलब ही है यार, ऐसे नहीं होता है ना, उनको मोटिवेशन ही नहीं आएगी। हाँ जी इसका साथ दो। नहीं, अगर वही जो ओनर है कहे हमारी कंपनी का ये मोटिव है, हम सभी को साथ मिलके ये काम करना है, तो आप मेरा साथ दोगे क्या, दैट इज सभी को जोश आएगा, हाँ यार हमारा काम है हमें करना है, वो क्या मोटिवेशन आती है उससे, और ज्यादा एम्प्लॉयज अच्छे से काम करते हैं। तो हेनरी कहता है कि टीम में काम करने को मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज को, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बूस्ट अप हो सके, अपग्रेड हो सके। तो दैट्स इट, ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल्स। आपको इंट्रोडक्शन या 14 प्रिंसिपल में कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप लाइक भी करें, अगर आप डिसलाइक भी करें तो प्लीज बताइएगा जरूर। थैंक यू।